स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोहन लाल नाम का एक किसान पृथ्वीपुर गांव में रहता था। सोहन जैसे तैसे खेती किसानी करके अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। सोहन लाल की बेटी सुगमा जो कि अब विवाह के योग्य हो चुकी थी, जबकि सोहन लाल का बेटा बांके अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वैसे तो सोहन लाल के पास खेती की जमीन बहुत ही कम थी। अपनी जमीन में खेती के अलावा वो गांव के दूसरे बड़े किसानों के खेतों में भी काम किया करता था। इस काम में उसका बेटा बांके भी उसका पूरा साथ दिया करता था। बाप बेटा दोनों कड़ी मेहनत करते, परंतु फिर भी उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। सोहन लाल की बेटी सुगमा जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी, सोहन को अक्सर उसकी शादी की चिंता सताती रहती। उसकी बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से मांगे जाने वाले दहेज को ना दे पाने के कारण अभी तक उसकी बेटी कुंवारी ही थी। अब सोहन के पास दहेज देने के लिए पैसे तो थे नहीं। वह अक्सर इसी चिंता में लगा रहता कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। एक दिन वो खेतों से काम करने के बाद रात को जब अपने घर में पहुंचा, तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आप कहाँ पर रह गए थे? सोहन कहने लगा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज काम कुछ ज्यादा था, वही निपटा कर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सोहन कहने लगा, अरे नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, वैसे भी कुछ खास भूख नहीं लगी। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आपने तो आज सुबह भी ढंग से खाना नहीं खाया था और फिर पूरे दिन इतना काम किया, थोड़ा सा तो खा लीजिए। परंतु फिर भी सोहन लाल ने खाना खाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, आप ना तो ठीक से खाना खाते हैं और ना ही ठीक से किसी से बात करते हैं। आप इतने गुमसुम क्यों रहने लगे हैं? आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। परंतु सोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर उसकी पत्नी के कई बार पूछने पर सोहन लाल उससे कहने लगा, अब हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी है और तुम्हें तो पता है कि इसके लिए जितने भी रिश्ते आते हैं वो कितना दहेज मांग रहे हैं। इसी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता अभी तक पक्का नहीं हुआ, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी शादी कैसे करूंगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। अरे कैसे होगी शादी भाग्यवान, मैं कैसे चिंता ना करूं? आखिर कुंवारी बेटी को कब तक हम अपने घर पर बिठाए रखेंगे? पत्नी कहने लगी, आप जमींदार के पास जाकर उनसे बात कीजिए और कुछ पैसे उधार लेकर आइए। उसके बाद हम उन्हें धीरे धीरे करके उनके पैसे लौटा देंगे। सोहन ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं कल ही जाकर जमींदार साहब से बात करता हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अच्छा, क्या बच्चे सो गए? हाँ, बस अभी अभी सोए हैं। इसके बाद सोहन लाल और उसकी पत्नी भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सोहन लाल उठकर तैयार हुआ। वह सबसे पहले जमींदार के घर जा पहुंचा। जमींदार ने जब सोहन को आते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाई सोहन, क्या हाल है तुम्हारे? आज इधर कैसे आना हुआ? सोहन कहने लगा, जमींदार जी, बस आजकल हालात ठीक नहीं हैं। मुझे आपसे एक जरूरी काम था, मुझे आपसे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। जमींदार ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सोहन कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मुझे 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपए चाहिए। ये सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, सोहन लाल, इतनी बड़ी रकम भला तुम्हें किस लिए चाहिए? क्या करोगे तुम इन पैसों का? जमींदार साहब, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, इसीलिए मुझे इस बार कुछ ज्यादा रुपए चाहिए, लेकिन आप चिंता ना करें,
मैं आपको ब्याज समेत सारे रुपए वापस कर दूंगा। जमींदार ने कहा, सोहन तुम एक बार सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। तुम तो जानते ही हो कि मैं समय का कितना पक्का आदमी हूँ। उधार के मामले में मुझे ब्याज बिल्कुल समय पर चाहिए होता है। सोहन कहने लगा, हाँ जमींदार साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बिल्कुल समय पर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर जमींदार सोहन लाल को 50,000 रुपए कर्ज के रूप में देने को तैयार हो जाता है। रुपए लेकर सोहन वापस अपने घर में आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपको पैसे मिल गए जी? सोहन लाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं जमींदार से पूरे 50,000 रुपए लेकर आया हूँ। अब हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। सोहन लाल ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उस दिन के बाद से सोहन लाल कड़ी मेहनत करने लगा ताकि जमींदार का कर्ज समय पर चुकाया जा सके। इस काम में उसका बेटा भी सोहन लाल का पूरा साथ देता था। कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार अपने 2 लोगों को साथ लेकर सोहन लाल के घर पर आ गया और कहने लगा, क्यों भाई सोहन, इस बार तूने मेरे ब्याज के पैसे नहीं दिए? जमींदार साहब, मेहरबानी करके मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। इस बार मेरी फसल ज्यादा बारिश हो जाने के कारण खराब हो गई है। पिछले कई महीनों से मुझे खेती में आमदनी भी नहीं हुई। घर का खर्च भी बड़ी ही मुश्किल से चल रहा है। जमींदार कहने लगा, भाई इस बात से मुझे भला क्या लेना देना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे हर महीने समय पर मेरे ब्याज के पैसे चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 महीने से तुमने ब्याज भी नहीं चुकाया। ऐसे कैसे चलेगा? भला तुम ब्याज तक नहीं दे पा रहे तो मेरी असल रकम कैसे वापस करोगे? सोहन लाल कहने लगा, जमींदार साहब, इस बार मेहरबानी करके मुझे थोड़ा समय और दीजिए। मैं आपका सारा पैसा पाई पाई करके लौटा दूंगा। जमींदार गुस्से में धमकाते हुए कहने लगा, देख सोहन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तूने मेरे पिछले कई महीने का ब्याज मुझे नहीं चुकाया तो मैं तुझसे तेरी सारी जमीन छीन लूंगा। ये धमकी देकर जमींदार वहां से चला गया। ये सब बातें सोहन का बेटा बांके भी सुन रहा था। वो कहने लगा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार मुझे यहाँ से निकलकर बड़े नगर राजधानी में जाने दीजिए। मैं वहां जाऊंगा तो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकूंगा। हो सकता है मुझे राजा के महल में ही कोई नौकरी मिल जाए। इस तरह से हम अपना कर्ज चुका सकेंगे। सोहन लाल अपने बेटे बांके से कहने लगा, अरे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं भला तुम्हें दूसरे नगर कैसे भेज सकता हूँ? पिताजी, वहां जाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद मैं वहां पर धन कमाने लग जाऊंगा। उसके बाद हम अपना कर्ज भी चुका सकते हैं। यहाँ पर तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम जमीन है और दूसरों के खेतों में काम करके ज्यादा धन नहीं कमाया जा सकता। ऊपर से खेती के कारण हमें इतना सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। आप मुझे बस एक मौका तो दीजिए, मैं वहां जाकर आपकी सारी समस्याओं को हल कर दूंगा। लेकिन सोहन लाल ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और उसे जाने से मना कर दिया। उससे कहने लगा कि तुम ये बड़े नगर के सपने देखना छोड़ दो। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। हम लोगों को यहीं पर रहकर कुछ करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान जमींदार ने कई बार सोहन लाल के घर आकर उसे धमकाया। सोहन लाल जैसे तैसे जमींदार के आगे गिड़गिड़ाकर अपने आप को बचाता रहा। धीरे धीरे अब सोहन लाल का बेटा बांके भी जवान हो चुका था। वह शरीर से हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। और फिर एक दिन जमींदार सोहन लाल के घर पर आया, उसे अपना कर्ज वापस करने के लिए कहने लगा, परंतु सोहन लाल के पास तो पैसे थे ही नहीं। इस बार जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती सोहन लाल का खेत हड़प कर लिया। दुख के कारण सोहन बहुत ही रोने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अब हम आखिर क्या करेंगे? जमींदार ने तो हमारे सारे खेत भी छीन लिए। अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? पत्नी कहने लगी,
आप इसकी चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। अब हम कोई दूसरा काम देखेंगे और खूब मेहनत से पैसे कमाएंगे। खेत नहीं रहे तो क्या हुआ, हम दूसरों के खेतों में काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। अब सोहन और उसका परिवार दूसरे लोगों के खेतों में पूरा दिन काम करता, परंतु इसके बावजूद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। अब सोहनलाल का बेटा बांके, जो कि युवा हो चुका था, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आप मेरी बात मान लीजिए, कृपया करके आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं दूसरे नगर जाकर खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। आप देखना कितनी जल्दी हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन इस बार भी सोहनलाल ने अपने बेटे की बात नहीं सुनी, उसे डांटकर वापस भेज दिया। तब सोहन की पत्नी सोहन से कहने लगी, आप अपने बेटे को एक मौका तो दीजिए, आखिर हमारा बेटा कितना मेहनती और कितना समझदार है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि राजधानी में जाकर वो अच्छे से काम करेगा। अब तो वैसे भी हमारे पास हमारे खुद की जमीन नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम मिलता है। कम से कम उसे एक मौका तो देकर देखिए। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो हमें निराश नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, सचमुच हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा। बांके का राजधानी जाने का इतना मन है तो क्या पता वहां जाकर उसका जीवन भी सफल हो जाए। इसके बाद वह एक बार फिर से जमींदार के पास गया और उससे कुछ रुपए उधार लेकर आया। अपने बेटे को रुपए देते हुए वो कहने लगा, मैंने बहुत ही सोच समझकर एक फैसला किया है कि तुम राजधानी जाओगे, इसीलिए मैं कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ, ये पैसे तुम रख लो। बांके कहने लगा, पिताजी मुझे वहां पर जाने के लिए इतने ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। नहीं बेटा, तुम ये पैसे अपने पास रखो। एक अनजान नगर में पैसे ही तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें वहां पर पहुंचते ही कोई अच्छा काम थोड़े ही ना मिल जाएगा। ना जाने तुम्हें कितने दिनों तक वहां पर काम की खोज करनी पड़े। ऐसे समय में ये धन ही तुम्हारे काम आएगा। देखो वहां पर जाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। बांके ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और राजधानी की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद वो राजधानी में पहुंचा। इस बड़े नगर की चमक धमक देखकर बांके हैरान था। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे मकान, घोड़ा गाड़ियों पर घूमते लोग, ये सब देखकर बांके विस्मित सा हो गया। वहां पहुंचकर बांके ने सबसे पहले एक सराय में अपने लिए आसरा ढूंढ लिया और फिर अगले दिन से वो काम की तलाश में घूमने लगा। वह नगर के बाजार में गया, वहां के व्यापारियों से काम मांगने लगा, परंतु एक अनजान नगर में भला उसे काम कौन देता। आखिरकार उसे एक व्यापारी के पास काम मिल ही गया। बांके को अनाज की बोरियों को उठाकर गोदाम में रखने का काम मिला था। वह अपने इस काम को पूरा मन लगाकर करने लगा। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि एक दिन की बात है, जब बांके सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था तो उसी समय बाजार में से उस राज्य का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि तभी उसकी नजर बांके पर पड़ी। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी ही आसानी से भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा था। वो बांके की ताकत को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। कुछ देर तक वो बांके को काम करते हुए देखता रहा और फिर वो अपने घोड़े से उतरकर बांके के पास गया। कहने लगा, अरे नौजवान, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सेनापति को अपने सामने देखकर बांके एक क्षण के लिए घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर, मेरा नाम बांके है, मैं पृथ्वीपुर गांव से आया हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सेनापति ने जब देखा कि बांके कुछ घबरा गया है तो मुस्कुराकर कहने लगा, अरे नहीं नौजवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मैं तो तुम्हें इतनी मेहनत से काम करता हुआ देखकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम किस तरह से इतनी भारी भरकम बोरियों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी आसानी से रख दे रहे हो। साथ ही तुम्हारा ये लंबा चौड़ा और शक्तिशाली शरीर देखकर मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी दिलवा सकता हूँ, जिसमें तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा,
अच्छी नौकरी और वेतन का नाम सुनकर बांके की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो खुश होकर कहने लगा, कहिए हजूर, आप मुझसे क्या नौकरी करवाना चाहते हैं? देखो युवक, मैं इस राज्य का सेनापति विक्रम सिंह हूँ और मुझे तुम जैसे बलशाली युवकों को अपने राज्य की सेना में भर्ती करने का काम सौंपा गया है। यहाँ से चलने के बाद तुम्हें कुछ समय के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर तुम्हारी नियुक्ति सेना में कर दी जाएगी। वेतन की तुम चिंता मत करो। सेनापति का प्रस्ताव सुनकर बांके खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सेनापति बांके को अपने साथ ले आया। कुछ दिनों तक सैनिक प्रशिक्षण लेने के बाद बांके को राज्य की सेना में भर्ती कर लिया गया। बांके की लंबी चौड़ी कदकाठी और उसकी शक्ति को देखते हुए उसे महाराज का अंगरक्षक बना दिया गया। अब उसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान था जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। और फिर एक दिन सेनापति से आज्ञा लेकर बांके अपने गांव में गया, जहां अपने माता पिता से मिला। उसके माता पिता ये देखकर बड़े ही खुश थे कि उनका बेटा अब राजमहल में राजा का अंगरक्षक बन गया है। ना सिर्फ बांके के माता पिता बल्कि पूरा पृथ्वीपुर गांव अब बांके के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। सभी गांव वालों ने बांके का बहुत ही आदर सत्कार किया। कुछ दिन वहां पर रहने के पश्चात बांके ने अपने माता पिता से राजधानी में आकर रहने का आग्रह किया, जिस पर उसके माता पिता तैयार हो गए। जब बांके अपने माता पिता के साथ गांव से विदा हुआ तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए आया। इसके बाद बांके अपने माता पिता को लेकर अपने नए मकान में आ गया। कुछ समय के बाद बांके के माता पिता को बांके की शादी की चिंता सताने लगी। होते होते ये बात जब सेनापति को पता चली तो वह बांके के माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पर आया। सेनापति ने बताया कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी बांके से करना चाहते हैं। जब बांके को इस बात का पता चला तो वह इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सका और फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर बांके और सेनापति की बेटी की शादी कर दी गई। इस तरह से बांके अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।